डन वो मैम। क्या बोलते Yes, दिखाते हैं ma'am. ना, मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो मतलब पर्सनली स्टूडेंट के साथ फिर वन ऑन वन इंटरेक्शन और सारी उनसे बातें पूछे, कैसे आप पढ़े, कैसे, या मेरा बहुत ज्यादा, हाँ, टॉपर स्ट्रेटेजी तो मैं बहुत मन है मेरा, तो प्लीज जो मेरी एक्साइटमेंट है ना उसको बनाए रखना और मेहनत करते रहो यार तुम लोग, है ना। मैं फिर पर्सनली दिल्ली आऊंगी मिलने तुम लोगों से, यस मैम, करेंगे। शिवानी मैम और मैम, मैं। मेरी मम्मी भी पता है क्या कह रही थी, कह रही है अगर तेरा नीट हो गया ना तो सारी जितनी भी तेरे टीचर्स है ना सबको बुलाऊंगे, बड़ी वाली पार्टी करूंगी। हाँ ठीक है, फिर तो देखो ना पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं तुम लोगों को, और क्या चाहिए, है ना। चलो ठीक है। यस मैम। देखो हो जाएगा, करोगे ना मेहनत डेफिनेटली हो जाएगा। अभी हमारे पास जैसे जेई मेन के भी हैं स्टूडेंट्स और तुम अब नीट के भी हो जाओगे, तो जेई मेन में भी बच्चे निकलेंगे, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जेई मेन में क्या होता है ना सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं उसमें, है ना। उसमें 80 पे भी हो जाता है जनरल का, और अगर उनका क्वालिफाई हो गया तो वो एडवांस में बैठ सकते हैं वाले एग्जाम में। बट नीट में ये होता है कि नीट का लेवल थोड़ा कम होता है जेई से, तो इस वजह से थोड़ा आपको ना क्वालिफाइंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा ना। आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, और अच्छा रैंक लाने के लिए आपको एटलीस्ट 600 तो बच्चा क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। इससे कम लाओगे ना तो रैंक नहीं आएगा बढ़िया, और रैंक अच्छा आएगा, जितना अच्छा रैंक आता जाएगा ना, मतलब ये लगा लो जितने आपके 600 से ज्यादा मार्क्स आते जाएंगे ना उतना अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो ये टारगेट रखना अपना। तो सारे एमबीबीएस में जाने वाले हो क्या, या कुछ बीडीएस या जो भी होती है तुम्हारी और बायो में है, बता दो मेरे को, तो इतना नहीं मैम पता। एमबीबीएस। अच्छा, मेरे पास वो था ना पीसीएम था, इसलिए मेरे को ज्यादा नहीं है। अच्छा, अच्छा बीडीएस, ठीक है। कल टेस्ट है हेलो, अच्छा सबके स्कूल में हो क्या क्या हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। यस मैम। हम अभी चल रहा है। अच्छा ठीक है। स्कोर पे डिपेंड करेगा ना, अगर पीटीएस देना हो तो। हाँ वो स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक क्या आई यस मैम। है ना, रैंक टू रैंक वरी करेगा। चलो 40 पर स्टूडेंट्स मैम हो कई गए। लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो नीट होता है लोगों का 5-6 बार ट्रायल्स में क्लियर होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम फर्स्ट टाइम हमारी तो मैम होता ने ही नहीं है। यस मैम। कल स्कूल में हमारी मैम बोल रही थी कि नीट तो सपना हो गया है, कुछ बच्चों का ही होता है। कोई बात नहीं है, तुम कुछ मत बोला करो, जब तुम्हारा हो जाएगा ना फिर वो मैम को वो लाइन याद दिलवा देना कि आपने ये बोला था। ठीक है, कुछ मत बोला करो, है ना। अ, वो एक वो है, क्या बोलते हैं, भूल गई, मेरे माइंड से निकल गया। ठीक है, इसलिए ट्यूशन और आप हो। ठीक है। देखो मेर मुझसे तुम मिलते हो कि मुझसे तुम मिलते हो 1 सवा घंटा मिलते हो, है ना। तो मतलब ये लगा लो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, या मतलब मेन मैं जितना क्वेश्चन की करा सकती हूँ प्रैक्टिस, या जितना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करवा सकती हूँ उतना ट्राई करती हूँ। बट सारा जो भी डिपेंड करता है ना वो बेटा आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने अपना काम कर दिया, बट आप वो घर पे कैसे कर रहे हो उसका मतलब, कुछ कर रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। बच्चे लाइफ में आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हर एक टीचर बोलेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं निकलेगा। ठीक है, इवन आप यूट्यूब पे भी सर्च करते होगे टॉपर स्ट्रेटेजी, है ना, मतलब जिसका AR1 आया है या 10 आया है, जो भी आया है, तो आप देखते होगे उन्होंने क्या किया है ना। वो हमेशा ये बोलेंगे कि मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, अगर उन्होंने किसी कोचिंग से लिए हैं तो वो बोलते हैं मैंने इसके मॉड्यूल किए थे ये। तो एट द एंड बात यही आती है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत होंगे, मैं बात अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन होंगे गलत, डेफिनेटली गलत होंगे क्योंकि इतनी इजी नहीं है ऑर्गेनिक। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप उन चीजों को जब बार बार देखोगे ना कि सेम सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, और ये कंसेप्ट बार बार हमारा लग रहा है जो गलत हुआ है, तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो तभी मैं कुछ क्वेश्चन तो करवा देती हूँ तुम्हें जितने मुझे मतलब हो पाते हैं,
एक सवा घंटे में कुछ थ्योरी भी देखो पढ़ानी पड़ती है मुझे, तो तुम खुद भी देखा करो। हालांकि मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे देती हूँ, तुम्हारे पास नीट की सबके पास बुक है, तो एक बार उठा के देखा करो ना कितने क्वेश्चन है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। मतलब अगर तुम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का उठा के देखोगे नीट का पीवाईक्यू, तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 कितने कम है, कितनी देर, अगर एक दिन में भी तुम 30 करो तो 2 दिन में खत्म है। ऐसी सेम एल्कोहल फिनोल के लिए भी है, इतने ही है 50 to 60, है ना। यस तो मैम। 2 दिन में भी करो, खत्म है। तो यही मैं बोलती हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना मैं मॉड्यूल बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक की लाइन बाय लाइन कर लो एनसीईआरटी की। उसके बैक एंड के एक्सरसाइज, मतलब जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। और नीट के देखो पीवाई क्यूज तो करने पड़ते हैं। 50% या 60% बिल्कुल एज इट इज जो है तुम्हारा पीवाई क्यू में से ही आता है तुम्हारा पेपर, ठीक है। और जो बाकी के हैं तुम्हारे पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको लगेगा जब आप पेपर में बैठोगे ना, आप खुद देखना कि कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, बस वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होगा बेटा, नीट में ना 75% पेपर इजी रहता है, 75% इजी रहता है। मैंने पहले भी बताया था 25% जो है मीडियम रहता है एंड 5% डिफिकल्ट रहता है। तो जो 5% डिफिकल्ट रहता है ना, जो ये टॉपर के मार्क्स आते हैं 720 में से 720, 710 आते हैं, 705 आते हैं, तो वो यही 5% उनका स्कोर डिसाइड करता है। तो 75% इजी का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे, मैम ने कहा था इजी है सारे करके आ जाओगे, नहीं। अगर तुमने पढ़ रखा है गुड इवनिंग तो 75% आपको वो इजी लगेगा। गुड इवनिंग। और मैम। नीट में ना, हाँ बोलो। मैम कल हमारी मैम जो मैम रात वाली क्लास होती है ना 8:30 वाली, वो मैम हुई नहीं थी मैम। मैम शिवानी मैम ने ली नहीं वो बायो एक्चुअली की। शिवानी मैम कहीं बाहर गए हुए थे, उन्होंने बोला था लिंक सेंड ना करें तुम्हारे ग्रुप में, बट वो पीछे से अच्छा बैकएंड टीम ने फिर भी लिंक जो है आपको अलर्ट भेज दिया था, तो इस वजह से ये थोड़ा हो गया था। अच्छा हाँ, कुछ वैसे जो तुम्हारे ग्रुप है उसमें मैम ने मैसेज कर दिया था, आई थिंक यस सर ने भी किया होगा। हाँ, यस तो मैं बोलूं नीट में ना, नीट में क्या होता है ना, नीट में सिर्फ ये दिक्कत है कि ना नीट में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मतलब जितना आपके लिए पॉलीमर इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही, मतलब जितना आपके लिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही आपके लिए पॉलीमर चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, मतलब एक एक क्वेश्चन सब में से आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है ना, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स को पढ़ के जाना बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात। यस मैम। देखो अभी अपने पास टाइम कम है, मतलब देखो बायो का तो आई थिंक करवा देंगी मैम जैसे तैसे, तो वो तो तुम्हें फोकस करना ही है बायो पे, क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब ज्यादा मार्क्स की भी आती है। केमिस्ट्री में जितना मेरे से हो पाया ना उतने चैप्टर्स मैं तुम्हें कवर करवा दूंगी। इवन मैं एक बार ऑर्गेनिक हो जाए तो मैं सॉलिड स्टेट का वन शॉट रिवीजन सोच रही हूँ करवाने के लिए, है ना। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में सॉलिड स्टेट में से, है ना। और दो अगर मान लो सपोज 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएं पेपर में तो 8 मार्क्स हो जाते हैं, और 8 नंबर को छोड़ना इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यस ठीक है। तो इसका भी मैं सोच रही हूँ एक वन शॉट रिवीजन। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें से, है ना। तो वो भी हम करेंगे, बट अभी मेरा फोकस ना ऑर्गेनिक पे है। मैं नहीं चाहती कि मैं ऑर्गेनिक के बीच में कुछ मिक्स कर दूं तुम्हारा, तो वो खराब हो जाएगा सारा कुछ। अभी मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम ऑर्गेनिक जितना सीख सकते हो ना सीख लो, नवंबर सीख लो, और स्टार्टिंग के 10 दिन दिसंबर के सीख लो। उसके बाद जो है मैं फिर अपनी पेस बढ़ाऊंगी, और आपका मोस्टली चैप्टर मैं जल्दी जल्दी खत्म करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम अपने इस पे आते हैं। कल हमने कितना कर लिया था, आई थिंक कल मैं रिएक्शंस करवा रही थी, है ना। तो मैंने कहा था ये वाली रिएक्शंस कर लेना, तो आई होप आप लोगों ने की होंगी, है यस ना। मैम। यस मैम। आप 42 स्टूडेंट्स हो गए हैं। देखो बेटा लीव मत करना, है ना। आज हम मैक्सिमम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अनामिका बच्चे रिएक्शंस करवाऊंगे जितनी बची हुई है ना, ठीक है। और भी चीजें पढ़ानी है तो मैक्सिमम ये चैप्टर मैं आज ही खत्म करा दूंगी, जो बचेगा वो हम सैटरडे को कर लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, इन वाली रिएक्शंस में क्या करना होता है, इन रिएक्शंस का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो भी आप रिएजेंट ले रहे हो वहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा,
है ना। तो बेसिकली जो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, इसका तो मैंने आपको करवा ही दिया था, ये करवाया हुआ है ना। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था बेटा, Cl पॉजिटिव जनरेट हुआ था, है ना। तो बेंजीन रिंग क्या करेगी, अटैक करेगी। तो इसमें आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मैंने मैकेनिज्म कल ऑलरेडी करा दिया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ। तो आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, और एक क्या मिलेगा, पैरा। पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। एंड जो आपका पैरा वाला है वो मेजर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड है, अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसके साथ कराते हो HNO3 और H2SO4 के साथ, और हीटिंग करवाते हो, तब इस वाले रिएक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बच्चा, वो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आप देखना चाहते हो, या तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, वरना आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, है ना। टेक्स्ट भी करोगे तो मैं बता दूंगी कैसे होगा, बट वैसे करने की नीड नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो इसमें भी सेम सिस्टम होगा, मतलब सेम आपका प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला। मेटा वाला क्यों नहीं बन रहा, कौन बताएगा, मेटा वाला क्यों नहीं बन रहा बेटा। मैम क्योंकि क्लोरीन मेटा डायरेक्टिंग है, नहीं नहीं, और तो पैरा डायरेक्ट। हाँ, वैसे तो हेलोजेंस का हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हैं -I, तो होना तो चाहिए वो डीएक्टिवेटिंग, होना तो चाहिए वो मेटा डायरेक्टिंग। बट जो आपके हेलोजेंस होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन ध्यान रखना जो साम्या ने बताया है। उसके बाद अगर मान लो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हो, तो उसमें ये वाला सल्फोनिक वाला जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसमें भी आपको यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो पे मिलेगा और एक आपको पैरा पे मिलेगा। इसका नेम क्या होता है, ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, और इसका नाम होगा पैरासल्फोनिक एसिड होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। किसने किया, दो बच्चों ने किया, प्रियांशु एंड अच्छा मिनाल ने किया, शुभम, शुभम तो आई थिंक, शुभम हाँ बताओ। शुभम आप मेरे क्लास में तो नहीं आते थे आई थिंक। आई एम फर्स्ट क्लास टुडे। अच्छा फर्स्ट क्लास, भाई कहाँ थे इतने दिन, अभी रजिस्ट्रेशन करवाया क्या। यस मैम। अच्छा बायो है आपके पास। यस मैम। अच्छा अच्छा शुभम फिर बताओगे क्या, हाँ बताओ। अरे चुप हो गए हो। प्रियांशु तुम बताओ। CS3। साइबा। यस मैम CH3। CS3 है, CS3 पॉजिटिव। हाँ मैम CH3 पॉजिटिव। देखो हुआ क्या होगा यहाँ पे, वही सेम फंडा है जो हमने इसमें किया था, देखो अभी समझ आ जाएगा देखते ही। CH3Cl है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव, है ना, उसका काउंटर आयन। CH3 पॉजिटिव बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें भी सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा लो और एक पैरा पोजीशन पे लगा लो, ठीक है। लगाओ, एक ऑर्थो पे लगा लो बच्चा CH3 और एक पैरा पे लगा, ठीक है। वही सेम वो है रीजन की पैरा वाला जो है मेजर बनेगा ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है बेटा, एसिटाइल क्लोराइड है, ये मैंने एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को, एसिटाइल क्लोराइड है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें भी देखो यही होता है, CH3COCl। तो AlCl3 से ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, ठीक है, और ये इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बच्चा, वो कौन सा होता है, असाइलम आयन होता है। यहाँ पे लिख सकते हो तुम CH3, यहाँ कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, यही लिख देती हूँ, CH3 ये होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज न्यूट्रलाइज कराएगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे बेंजीन, बेसिकली बेंजीन रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अटैक करेगी, और आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, वो एक तो ऑर्थो पे मिलेगा COCH3, और ऐसे ही एक आप बना लेना पैरा वाले पे बना लेना COCH3,
ठीक है, अभी आपकी बुक में क्या है, इस रिएक्शन के नेम भी हैं। जो ये वाली रिएक्शन है बच्चा ऊपर वाली, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये आप हर चैप्टर में पढ़ोगे, और पढ़ पढ़ के इतना पढ़ोगे ना रट जाएगी ये रिएक्शन। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना है, असाइलामाइन बना है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लिख लो इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बनेगा, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो जो आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको सबका इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए। लिख लिया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने ना आपको कल एक चीज बताई थी, एक बार इधर आओ यहाँ पे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि इस रिएक्शन को मैंने बताया था एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने कहा था अगर आप कोई इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो जितना क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और ये अगर कोई आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, और पुल करेगा तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, है ना। तो अगर बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इजिली अटैक करेगा। तो मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ NO2 ग्रुप होंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और मैंने इसका नाम बताया था एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बच्चा, आप बुक्स में देखोगे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम ये भी होता है, मतलब पहले एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, देन वहां से Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो इस रिएक्शन का नाम होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखोगे, कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वाला ऑर्डर भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है बच्चा एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप देखोगे नीट के PYQs और जो मॉड्यूल मैंने आपको भेजा हुआ है ग्रुप में, तो वहां पे आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन पे। क्या किसी ने पढ़ा हुआ ये वाला टॉपिक कभी? यस मैम, मैंने पढ़ा। यस मैम। एलिमिनेशन एडिशन, आपको ना इसमें सिर्फ 3-4 बातें ध्यान रखनी है, बस वही, उससे आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि ना ये जेई में तो नहीं आता है, जेई में नहीं आता है, लेकिन नीट में पूछ रहे हैं, तो ये अच्छे खासे चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन ले लो इस तरह से। इसमें क्या लिया जाता है बच्चा, बेस लिया जाता है, और बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपको सोडामाइड भी दे सकते हैं, आपको LDA भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है लिक्विड अमोनिया। तो इसमें क्या होता है, देखो एलिमिनेशन एडिशन है, यानी कि पहले कोई एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा, देन कुछ ऐड होगा, है ना। तो इसमें देखो क्या होता है बच्चा, बेस का क्या काम होता है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, हाँ या ना, स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। और ये कहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ध्यान रखना, ऑर्थो वाला H का एब्स्ट्रैक्शन होगा, ध्यान से सुनो। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने लिया प्रोटोन को और ये ऐसे बन गया, तो क्या बना दिया इसने, ध्यान से देखना इधर, एक मिनट रुको। LDA बच्चा बेस होता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलामाइड, बताया था ना मैंने इसके बारे में, याद है क्या? यस मैम। हाँ, भूलना नहीं है ना। यस मैम। चलो, तो यानी कि ये बनेगा। वैसे तो ये मैं आपको अलग अलग स्टेप में बता रही हूँ, एक्चुअल में ये एक ही स्टेप में होता है। जैसे ही ये अटैक करता है, ये बाहर निकलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। सुना होगा तुम सबने, बेंजाइन इंटरमीडिएट। अगर आपको याद हो, जब मैं करा रही थी तुम लोगों को, तो मैंने कहा था कि जो हमें मेन फोकस है वो कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल पे करना है। इसके अलावा भी और इंटरमीडिएट होता है, जैसे कार्बीन, वो हम रीमर टीमन रिएक्शन जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। नाइट्रीन आपका नहीं करना, कभी क्वेश्चन नहीं आया वो नाइट्राइन पे, नाइट्रीन पे। और एक बेंजाइन होता है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट का अगर क्वेश्चन आना हुआ ना तो वो यहाँ से आएगा बन के। ठीक है, अभी क्या पूछा जाता है, एक तो कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
तो जिसमें से फर्स्ट जो आता है उसमें ऑप्शन बन के वो ये आता है कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है क्या वो एरोमेटिक होता है, तो आंसर इज यस। जो बेंजाइन होता है बच्चा वो एरोमेटिक होता है, क्योंकि जो ये बेंजीन के अंदर जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन डीलोकलाइजेशन की वजह से आपका जो बेंजाइन है वो एरोमेटिक है। एंड फिर आप कहोगे मैम व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड का क्या होगा, तो जो ये वाला बॉन्ड होता है ना बच्चा, ये परपेंडिकुलर होता है इस वाले के, और आपको पता है रेजोनेंस में जो सेम प्लेन में होते हैं वही रेजोनेंस करते हैं जो परपेंडिकुलर, अगर मतलब एक ऐसा है और एक ऐसा है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो जो ये वाला बॉन्ड है ना, जो ये वाला बॉन्ड है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। और ध्यान रखना जो बेंजाइन होता है वो है तो एरोमेटिक लेकिन अनस्टेबल होता है। ये मैं आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ ये वाली बात। वैसे तो एरोमेटिक वाला हमेशा मैंने बोला है स्टेबल होता है, लेकिन बेंजाइन अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, इस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की वजह से जो है वो अनस्टेबल होता है। तो फटैक से क्या होता है, ये रिएक्शन दे देता है। इतना समझ में आया? पहले तो ये बताओ, कहीं मैं बोली जाऊं, आपके सिर से ऊपर से जा रहा हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, यहाँ पे देखो, अभी ये बॉन्ड ना ऐसे ब्रेक होता है, या आप ऐसे भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन किसी भी साइड करा लो सेम बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, NH2 नेगेटिव जो है अटैक करता है। ये देखो ऐसे बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और जो यहाँ पे नेगेटिव आता है ना, वो अमोनिया से क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, और आपका बेसिकली ये प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो आपको ना इसमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑर्थो वाला H निकलेगा, नाम क्या है इसका, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन। डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आता है, सीधा लिख देते हैं कि ये रिएक्शन है, बताओ इंटरमीडिएट क्या होगा। तो बेंजाइन वाले इंटरमीडिएट को आप टिक मार्क लगा के आएंगे, जो कि एरोमेटिक होता है। ठीक है, और क्या आता है इसमें, और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मान लो यहाँ पे Cl है बेटा, और यहाँ पे ना आपको लिख के दे रखा है OCH3, है ना, OCH3 लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा दे सकते हैं, NH2 दे सकते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वही सपोज सोडामाइड डाल दिया मैंने, लिक्विड अमोनिया डाल दिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस। लिख सकते हो, अगर आपको याद, आपको लग रहा है भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी तो लिख लो, पहला स्टेप होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस। और वो कहाँ से होता है बेटा, ऑर्थो वाली पोजीशन से होता है, हाँ या ना। अभी देखो ऑर्थो वाली पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सिर्फ ये वाली फ्री है, तो यहीं से निकलेगा, हाँ या ना बोलो। यस मैम। तो इसको Yes, मैं कुछ इस तरह से रीअरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट प्रोटॉन को निकाल के ये बना देती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे आपको इसमें एक और चीज समझानी है। ठीक है, इतना हो गया काम। देखो इस वाले केस में क्या था बच्चा, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था, तो हम किसी भी साइड से इस जो ये बॉन्ड है इसको ब्रेक करवा रहे थे। बट अभी क्या है, हमारे पास ग्रुप लग चुका है। अब हमें देखना पड़ेगा कि बॉन्ड इस साइड ब्रेक करे या इस साइड ब्रेक करे। यानी कि अगर मैं इसको A दे दूं और इसको B दे दूं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अब दोनों बनाओ अपनी नोटबुक में, दोनों बनाओ। अगर मैं B वाली को बनाती हूँ, B वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और अगर A वाले को बनाती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे OCH3 तो रहेगा ही रहेगा। क्या यही बनेगा, यही पॉसिबिलिटी है? अच्छा, अभी आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैम कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? अभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको बताया था GOC में कि OCH3 का +M इफेक्ट होता है और -I इफेक्ट होता है, यही बताया था। या तो वो देगा या तो वो लेगा, है ना। और Yes, मैंने कहा ma'am. था कि मीजोमेरिक को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव से। क्लियर है ये बात? और मैं ऐसे झूठ नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये बात चेंज हो गई है, ये रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में आपको चाहे कोई भी ग्रुप दे रखा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हालांकि चाहे उसका मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो, बट ध्यान रखना एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर। और ये इन्होंने क्यों किया कंसिडर, इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया है।
ठीक है, तो आप ध्यान रखना, वैसे तो मीजोमेरिक को प्रायोरिटी मिलती है, बट इन केस ऑफ एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मैम ने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करोगे, यानी कि यहाँ पे OCH3 का कौन सा वाला इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि -I इफेक्ट इंक्रीज स्टेबलाइज द कार्बन आयन। तो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ तो कार्बन आयन इसके पास है या दूर है, तो कौन से वाला मेजर हुआ, ये वाला मेजर हुआ, और ये वाला क्या हुआ, माइनर। माइनर हुआ। तो यानी कि NH2 कहां पे जाके लगेगा, NH2 कहां पे जाके लगेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे H लगेगा, और ये वाला मेजर होगा, और जो यहाँ पे NH2 लगेगा और यहाँ पे H लगेगा वो माइनर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव की जगह जहां पे आया वहां पे प्रोटोन आ जाएगा, और जहां पॉजिटिव है वहां पे NH2 नेगेटिव अटैक कर जाएगा। तो ये वाली चीज जो है ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर, है ना, किसमें, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, 4-5 बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर एक बार आता तो हम सोच भी सकते थे कि बहुत पहले आया हुआ, उसको हम लीव कर सकते हैं, बट अगर कोई क्वेश्चन 4-5 बार आ जाता है एक पेपर में, तो इट मीन्स वो आगे भी आ सकता है। ठीक है, लिख लिया सबने, 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सबने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया क्या, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। Yes, उसके बाद ना उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे देखो, मैंने ना आपको, अगर किसी ने मॉड्यूल सोल्व किया है, अगर किसी ने 60 क्वेश्चंस क्रॉस कर लिए हैं, तो वहां पे ना एक क्वेश्चन होगा ये वाला, ये वाला, और वहां पे डाल रखा है, ये रिएजेंट डाल रखा है, इथोक्साइड आयन है बेसिकली, और आपको ना ऑप्शन में क्या दे रखा है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ, या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ, या दोनों मिलेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन भी, और एलिमिनेशन वाला डोमिनेंट होगा, या वाइस वर्सा। जो मॉड्यूल अनामिका बच्चा जो मैंने उसमें डाला हुआ है फोल्डर में तुम्हारे, एक बार चेक कर लेना, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे मैंने आपको ये बोला था कि जो इथोक्साइड है वो एलिमिनेशन करवाता है, याद है, अरे ये तो बोल दो ना, याद है ना, यस मैम। yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी एलिमिनेशन कहां से करवाएगा, या तो ये वाला H निकलेगा या ये वाला H, है ना, तो इसमें भी 2 एल्कीन बन रही है हमारे पास, ध्यान से देखना, या तो ये वाली एल्कीन बनाओगे, एक मिनट रुको, हाँ, या ये वाली बनेगी, है ना, यही 2 पॉसिबिलिटी है। अभी ना क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सी एल्कीन बनेगी, बी बनेगी, किसने बोला, किसने बोला बेटा, अरे बोल दो, सही बोला है लड़ नहीं रही मैं, तुम्हें डांट नहीं मार रही हूँ, किसने बोला, मैंने बोला था। अच्छा साम्य ने, क्यों बनेगी बेटा, ये बेंजीन जैसी लग रही थी। अच्छा, वैसे बेंजीन नहीं है, ध्यान सुनना, अगर मैं आपको एक चीज बोली, अच्छा कंसेप्ट है, इसको अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर लेना, मतलब जहां नोट्स बनाए हुए हैं वहां पे, ये देखो, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, हाँ या ना, बोलो ना, कंजुगेटेड नहीं है क्या, अल्टरनेट पोजीशन Yes. पे डबल सिंगल है ना, यस मैम। जबकि इसमें नहीं है, देखो ना, डबल फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल, ये कंजुगेटेड नहीं है, अनकंजुगेटेड डाइईन है। तो ध्यान रखना, कंजुगेटेड डाइईन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ध्यान रखना, एल्कीन अगर बना रहे हो ना, अगर ऐसे 2 केस में फंस जाओ जिसमें ये भी बन रही है ये भी बन रही है, तो आपके ऑप्शन में ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, लेकिन हमें किसको टिक करके आना है, ये वाले को, ठीक है, तो कंजुगेट डाइईन बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में ना क्या था, इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि एलिमिनेशन के साथ क्या सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा क्या, यानी कि वो ये जानना चाह रहे थे क्या ये भी मिलेगा क्या, तो आंसर इज यस, मिलेगा, ध्यान से सुनो, मिलेगा, एलिमिनेशन करवाएगा और वही डोमिनेंट भी होगा, मेजर वही होगा, लेकिन बहुत कम यील्ड मिलेगी इसकी सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये मैंने बताना था आप लोगों को, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बच्चा सारा का सारा ऑप्शन पे, अगर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा सब्स्टिट्यूशन वाला,
तो एलिमिनेशन ही लगा के आओगे। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मिलेंगे, पर मेजर कौन सा होगा एलिमिनेशन वाला, फिर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला भी चाहे बेशक कम मिले यील्ड, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये मुझे बताना था। क्लियर हो गया सबको? तो ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो। ठीक है, यस मैम। हाँ। यस उसके मैम। बाद एक ये वाला भी बताया था मैंने, CH3O नेगेटिव मिथोक्साइड आयन। इसके बारे में तो मैंने तुम्हें क्लास में ही बता दिया था कि ये सब्स्टिट्यूशन भी कराता है और ये एलिमिनेशन भी कराता है। अगर नहीं लिख रखा तो लिख लो इसको भी, ये सब्स्टिट्यूशन भी कराता है, एलिमिनेशन भी कराता है ना। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसा और आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि SN2 भी करवा रहा है, E2 भी करवा रहा है, तो हाँ इसी पे ही आप टिक मार्क लगा के आओगे कि जो CH3O नेगेटिव है, जितनी प्रोबेबिलिटी उसकी E2 कराने की है या एलिमिनेशन कराने की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या है सब्स्टिट्यूशन कराने की भी है। ठीक है, ओके। अगर फिर भी फंस जाओ तो ऑप्शन को देख लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बट अगर ऑप्शन से भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मैं तो पूरे चांसेस हैं कि गलत ही होगा क्वेश्चन, तो वही गलत मत करके आना, नेगेटिव में चले जाएंगे बेटा मार्क्स अदरवाइज, है ना। नेगेटिव में चले जाएंगे और हमें नेगेटिव में नहीं करवाना है। ठीक है, और बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो अगर किसी टीचर का ये कोई टीचर अगर ये कहता है कि पहले में तो बस आप देख के आते हो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे मैं मानती हूँ ड्रॉप भी करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। लोग फर्स्ट टाइम भी निकाल के आते हैं नीट। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि आपने कितनी मेहनत की उस साल में, है ना, आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ता पढ़ लिया फिर 10 दिन मजे मारे फिर दोबारा बुक उठा दी। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस, बस ये ध्यान रखना। लाइफ में कभी कोई भी एग्जाम दो, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस, बस। ठीक है, तो एक ये चीज आपको ध्यान रखना। और होफमैन एलिमिनेशन वाला भी याद है ना आप लोगों को कंसेप्ट? अगर ये वाला आपको मिलता है बेटा, Na+ या K+ कुछ भी मिलता है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनती है। बताया था ये मैंने, याद हो तो। होफमैन एलिमिनेशन था ये। यस मैम। चलो, अभी तक हमने जितना भी सीखा है, क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया? जल्दी एक बार चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं आगे चलती हूँ। जल्दी करो भाई, 40 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ट्राई करो, होंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली सोल्व होंगे। ठीक है शुभम, आई थिंक तुम्हारी साइड से नेटवर्क इश्यू है, बार बार लेफ्ट हो रहे हो। देखो इसमें ना सारे जितने भी मेरे 40 बच्चे हो ना यहाँ पे, सारे ही अच्छे हो पढ़ाई में। ठीक है, मैं एक का भी नाम ऐसे नहीं लूंगी कि एक भी अच्छा नहीं हो, सारे के सारे अच्छे हो। ठीक है, तभी तुम फोटोन 12R वाले बैच में हो। ठीक है, बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, कर जाओगे। जितने भी ये 40 बच्चे हैं सारे हमने ही सिलेक्ट किए हैं, है ना। और कुछ सोच समझ के टीचर ने तुम लोगों को सिलेक्ट किया होगा कि आप लोगों में पोटेंशियल है कुछ करने का, है ना। तो बस टीचर को गलत प्रूफ मत करना। चलो अभी ना हम आगे करते हैं, कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं बेटा। एक काम करते हैं, कहाँ गया, रुकना। हाँ ठीक है। एक बार ना मैंने क्या किया था ना, ये चैप्टर तुम्हें बीच में से स्टार्ट करवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो SN1 SN2 पे डायरेक्टली मैंने जंप कर दिया था। तो एक बार ना फटाफट से ना रिकॉल कर लेते हैं चीजें, कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो तुम्हें आता है, कराने की जरूरत नहीं है। तो एक बार ना मैं चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर आ रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने सिंपल हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन की डेफिनेशन बता रखी है ना। देखो पढ़ के, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये बताने का मतलब है कि अगर आप हाइड्रोकार्बन ले रहे हो और उसमें से अगर आप हाइड्रोजन का लॉस करवा रहे हो और आप
हेलोजन का एडिशन करवा रहे हो तो बेसिकली यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। ठीक है, इनको आप हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लो एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं, सपोज आप बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन में क्या करा रहे हैं, हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, एराइल हैलाइड बन जाता है ना। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में था। उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझते जाना, बहुत इजी है। पूरा चैप्टर तो ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर ही लिया है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। अभी कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा एल्काइल हैलाइड की, सपोज मैं ये ले रही हूँ, तो इसमें सारे कार्बन क्या हैं, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताना थोड़ा मुझे। sp3 क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मुझे ये बताओ एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं बेटा, एलाइलिक हैलाइड्स। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे जब हैलाइड लगाओ। हाँ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अगर हैलाइड लगा है तो वो क्या होगा बच्चा, एलाइलिक होगा। ठीक है, बताया था ना ये मैंने जब रिएक्शंस करवा रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले को कार्बन को आप बोलते हो एलाइलिक कार्बन बोलते हो। ठीक है, और अगर हैलाइड लगा हुआ है तो उसको आप बोलते हो एलाइलिक हैलाइड, अगर OH लगा होगा तो एलाइलिक एल्कोहल, कुछ भी लगा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने कुछ एरोमेटिक हेलोजेंस कंपाउंड्स बना रखे हैं, तो ये आपको पता है ये बेंजाइल क्लोराइड होता है। अगर यहाँ से आप एक H निकाल दोगे तो उसका नाम हो जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड, अगर आप तीनों के तीनों H निकाल दोगे उसका नाम हो जाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ ध्यान रखना है बेंजाइल क्लोराइड, यही आपने भी क्वेश्चन में भी देखा होगा, बार बार बेंजाइल क्लोराइड आपको दिखता रहता है। एक तरह से आपकी रिवीजन हो रही है ये, क्लियर है सभी को? यस मैम। yes ma'am चलो ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। विनाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, देखो बच्चे ना 11th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, लेकिन वो उनको इस चीज में कंफ्यूजन रहती है कि विनाइलिक और एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, विनाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन लगा होता है, दिस इज विनाइलिक कार्बन। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो वो एलाइलिक होगा। तो आप मुझे बताओ, हैंड रेज करना, विनाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है या एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? मैम विनाइलिक अपने मुंह पे चाटा लगा बेटा। मैम जी एलाइलिक। एलाइलिक होता है, क्यों होता है? मैम जी इसमें रेजोनेंस हो रही है ना। वेरी गुड इशिका, ठीक है, ठीक बोला है पूजा ने। यस मैम। विनाइलिक, मैंने क्या बोला था मनोज, विनाइलिक कार्बोकेटाइन तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है बच्चा। sp2, ये गांठ बांध लो, sp2 कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, ना ही तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ना ही फिनाइल कैटायन स्टेबल होता है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है और आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। प्लीज इन सब चीजों को लिख लो कहीं पे अगर भूल जाते हो तो। एराइल हैलाइड सी होते हैं, सारे कार्बन के sp2 है ना। अच्छा, उसके बाद नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर का। अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे ना, क्वेश्चन ही नहीं आए हुए, कभी आए होंगे तो 2001 में या 1997 में आया होगा, बट उसके बाद आया ही नहीं हुआ नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से। वैसे तो नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या करते हैं, बस जो मेन है ना इसमें वो सीख लेते हैं। तो इसका नाम तो आई थिंक आप सबको पता होगा ना, क्या नेम है इसका, बताना जरा। 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, और इसका 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है जी। इसका 1-chloro-2-methyl-propane। वेरी गुड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, 1-क्लोरो-2-मिथाइल अंकुश प्रोपेन। जानवी ma'am. शुक्ला, अच्छा हो क्या यहाँ पे, अरे बोला करो ना, मैं तो सोचती हूँ पता नहीं कहाँ गायब हो गए हो। तो मैम मैं लिख रहा था ना तो।
अच्छा ठीक है, ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। यस मैम। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। उल्टा मत कर देना नंबर, आपको लेस ट्राई करना है कि कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, या और भी इसको बोल सकते हो, मेटाब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। ऐसे ही ऑर्थो वाला, पैरा वाला भी आप बोल सकते हो। इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डाइब्रोमोबेंजीन। 1 3 5 सॉरी ट्राई ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें ज्यादा नहीं आएगा कुछ, है ना। इसका नेम बताओ। 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है भाई। हाँ, मैं एक और यस चीज कह मैम। रही थी बेटा, जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, उसमें आपका आयुपेक नेमिंग वाला पोर्शन होगा ना, उसको अच्छे से कर लेना। मतलब इतना तो कर ही लेना, वैसे तुम्हारा मुझे लगता है सब लोगों का ठीक ठाक है आयुपेक नोमेनक्लेचर, लेकिन फिर भी उसके ना क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। आयुपेक पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल। वैसे ना तुम्हें ये लगता होगा, मैम को लगता है कि ना सिर्फ हमारे पास केमिस्ट्री है पढ़ने के लिए, है ना, फिजिक्स भी नहीं है, बायो भी नहीं है। मैम कहती है ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, है ना। लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स का क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों का? सारे चुप हो गए भाई, सब ठीक है ना फिजिक्स में? मैम ठीक है। यस मैम। हाँ फिर ठीक है। मैम जी एवरेज। अच्छा, एवरेज। फिजिक्स सब्जेक्ट टफ लगता है क्या तुम लोगों को, या मैम जी इंटरेस्टिंग? टफ नहीं लगता है, लेकिन मैम समझने के ऊपर होता है बस, जिसको एक बार समझ में आ गई तो बस। ये तो है, फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। चलो ठीक। यस मैम। ठीक है। हाँ हाँ मनोज, मैंने पढ़ लिया बेटा तुम्हारा। इंटरेस्टिंग। देखो ये एनसीईआरटी का स्निप लगाया हुआ है, कर लोगे इसको? 2-क्लोरोब्यूटेन नेम है यस इसका, मैम। कर लोगे ना? कोई मुश्किल तो आई थिंक होगा, ठीक है। यस मैम कर। चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ भी, ये भी एनसीईआरटी का ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन आता है हेलोकेन हेलोरीन से, अगर आयुपेक नेमिंग में से आता है, तो वो इसमें से डेफिनेटली दे सकते हैं। तो अगर मैं तुम्हें फर्स्ट वाला बताऊं कैसे करोगे, तो एक बार देखना। मैं तो क्या करती हूँ ना, इनको जैसे ये लिखा हुआ है ना, इनको ऐसे बना लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि समझने में तुम्हें आसानी हो, है ना। तुम भी ऐसे ही किया करो, नहीं तो ना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे नंबरिंग कैसे करनी है ना। चलो, अभी आपको दिख रहा है नंबरिंग कहाँ से करो, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन को बाद में दोगे। तो अभी देखो ना कहाँ से नंबरिंग करूं, यहाँ से बोलो, यहीं से करूंगी ना। अगर यहाँ से करूंगी मैं राइट हैंड साइड से, तो क्या होगा, 1 2 सेम ही मिलेगी आई थिंक, है ना। मैंने गलत तो नहीं बनाया ना? नहीं ठीक। ठीक है मैम। हाँ, तो आप लोग क्या करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर सपोज मान लो आप यहाँ से करते हो नंबरिंग, तो 1 2 3 4, तो भी आपको सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलता है। अगर आप यहाँ से करते हो तो भी आपको सेकंड पोजीशन से ही डबल बॉन्ड मिलता है। तो बताओ कौन से वाला बेटर है? मैम राइट साइड पे ऊपर वाला। ऊपर वाला यस बेटर है, मैम क्योंकि ऊपर यहाँ पे फिर वाला। ब्रोमीन ब्रोमीन वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर मिला है। तो इसका नेम क्या होगा? हाँ, इसका नेमिंग तो बता दो मेरे को जल्दी से। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल ब्यूटूइन। यही होगा इसका, कभी मतलब स्कूल में हो गया ना ये। यस मैम। तो यही है यस मैम। इसका नेमिंग, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल ब्यूट 2 इन। यस मैम। ठीक है, ब्यूट 2 इन। जो फोर्थ वाला कार्बन आपने लिया है, मतलब एक सेकेंड रुकना। चलो तुम्हारा ये वाला एक बार लिख देते हैं, एक बार मैं फिर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें 5 कार्बन की चेन दिख रही है। यस मैम 5 कार्बन चेन है। हाँ 5 कार्बन चेन है। कैसे पता लगा, इधर देखो एक बार, ये कार्बन है ये वाला,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक CH3 लगाया और एक H लगाया, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या किया, डबल बॉन्ड लगाया, फिर C, देन H, फिर एक कार्बन है H लगाया, CH3 एक काम करो यहाँ पे भी लगा सकते हो और Br यहाँ पे भी लगा सकते हो। अभी देखो, तो आपको बच्चे सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली, अब आप यहीं से ही नंबरिंग करोगे। अगर यहाँ से करोगे 1 2 3 मिलेगा, यहाँ से करोगे तो ये मिलेगा। अब बोलो, अब ठीक है कि नहीं ठीक है, पहले वाला ठीक था या अब ठीक है, बताओ। मैम मैम जी अब ठीक है। मैम ठीक है। मैम अब वाला है ना, अब इसका नामकरण करो, अभी इसका नामकरण करो, कैसे करोगे? मैम नंबरिंग दूसरी साइड से होगी ना? हाँ जी, मैम नंबरिंग दूसरी साइड से होगी ना? नहीं बेटा, अगर दूसरी साइड से करते हो आप, सपोज मान लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, तो आप देखो ना, आपको डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, जबकि यहाँ से कर रहे हो तो 2 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है बेटा। ओके मैम। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट। पेंट 2 इन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाला कर लोगे क्या, करके दिखाना मेरे को, कौन से वाला करके दिखाओगे आप? करके दिखाओगे मुझे 5th वाला। बनाओ इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में और मुझे हैंड रेस करो और बताओ क्या होगा। ये तो इजी दे दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, कर लो। हाँ, और करो हैंड रेस, मिनल ने किया है। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है। मुझे ना याद दिलाना, मैं तुम्हें ना एक वो दूंगी, टेबल दूंगी, जिससे ना तुम्हें कभी भी IUPAC नेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। मुझे याद दिलाना, कोई या तो मैसेज कर देना, क्योंकि मेरी वो मतलब एक नोटबुक में लिखा हुआ है, वो अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। वो मैं लिखवा दूंगी तुम लोगों को, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी IUPAC नेमिंग में, ठीक है। हाँ बोलो अभी, अच्छा कितने बच्चों ने हैंड रेस किया है? हाँ गौरव बताओ। ओ मैम सॉरी, मैम आशुतोष से पूछना था। हाँ बोलो गौरव। मैम 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ठीक है, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। अभी एक काम करो, मुझे हाँ जी, जो 1 होगा ना, मैम 1 होगा। वही तो मैम 1 कैसे होगा बच्चे? अगर यहाँ से आप नंबरिंग करते हो तो 1 डैश, अच्छा ठीक है, या हाँ 2 हाँ, 2 नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों साइड 2 ही मिल रहा है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन मिलेगा। क्लियर है, 1 ब्रोमो ब्यूट। गौरव बच्चे आपको ये देखना है, अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तो ट्राई करना, जहाँ पे ब्रोमिन लगा हुआ है वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है गौरव? यस मैम, मैं वो ध्यान हाँ, नहीं दिया। ध्यान देना है। हाँ जी, अनामिका कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैम वही बोल रही थी कि 1 ब्रोमो। हाँ, ये सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करके दिखाओ मेरे को, और हैंड रेस कर लेना, आराम से करना, सोच समझ के। हाँ बताओ बेटा। अच्छा कर भी लिया इतनी जल्दी, वेरी गुड। निखिल बताओ बेटा, निखिल अनम्यूट करके बताना, ठीक है। मैम कौन सा क्वेश्चन? सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट। निखिल हैंड रेस किया ना बेटा तुमने? यस मैम। हाँ बताओ। मैम 2 3 डाई मिथाइल prop 1 in propene। अच्छा, और कोई मुझे बताएंगी? अल्पना बताओ, अल्पना। मैम 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ऐसे की है नंबरिंग? यस मैम। क्या सबका यही आया है? यस मैम। यस मैम।
यस मैम। मैम बाकी कर लोगे ना? अभी तुम्हारे मैम 3 पर भी तो है, क्या हुआ? 3 पर भी तो है CH3। मैम लॉन्गेस्ट चेन बनानी है ना, इसलिए उसको उसमें ले लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कर लिया नामिका। जो 4 ही तो होगा दोनों तरफ से, हाँ, इतनी बड़ी थोड़ी ना है ये। और हम ले लेंगे ना। क्या हुआ नामिका, कहाँ गलती कर दी बेटा? नहीं मैम, वो मैंने लॉन्गेस्ट चेन वो एक CH3 भूल गई थी। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उल्टा नीचे जगह हर जगह ऐसे नंबरिंग करके देखा करो कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है। क्लियर है? अभी कर लोगे ना तो ये बोर्ड्स में तो देखो आएगा ही आएगा। तो एनसीईआरटी को छोड़ के नहीं जाना, हमेशा से ही बोलती हूँ, तो कर लेना। उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। CX बॉन्ड क्या नेचर होता है, कोई बताएगा क्या? कैसा नेचर होता है? होता है ना वो, क्या हुआ साहिबा? मैम पोलराइज्ड होता है ना बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड क्या होता है? ये पोलर होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और हेलोजन के बीच में, है ना। हेलोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो इट रिक्वायर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बता दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एक तो आपका है CF, एक है बच्चा CBr, सॉरी CCl, CBr एंड CI, है ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये मैंने चारों लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? अगर मैं ऑर्डर में पूछूं आपसे तो क्या लिखोगे ऑर्डर? मैम जब CF से हाँ मुझे बताओ, जैसे A B C D है, आपको इसका बेसिकली बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, मैम जब बताना। मैम ए की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। अच्छा, A की, फिर B की, फिर C की, फिर D की। रीजन? मैम क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ मैम वो हो क्योंकि ना बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम फ्लोरीन से देखो आयोडीन पे जाएंगे। देखो, दो चीजें होती हैं बेटा, दो चीजें होती हैं। मैंने एक बार तुम्हारी क्लास में पहले भी बताया था कि तुम ये वाली चीज पढ़ते हो हमेशा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना, यही पढ़ते हो तुम। तो वो जो एनर्जी होती है, आई थिंक इशिका ने ही पूछा था, जो ये एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं जब भी हम बोलते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या है कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रोंग है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रोंग होगा उतनी ज्यादा क्या है, बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका CF का ज्यादा होगा, देन CCl का, देन CBr का और CI का। ठीक है, तो ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ये भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे ये ज्यादा सही रहेगा कि फ्लोरीन, कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन सब में सेम है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो मैंने कहा था छोटू छोटू बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, छोटू बड़ू बॉन्ड वीक, और बड़ू और बड़ा तो बॉन्ड बिल्कुल ही वीक, और बड़ा तो बॉन्ड बिल्कुल ही वीक, दोस्ती बहुत ज्यादा कमजोर है, टूट जाएगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका नीट में और जेई में भी आया हुआ है ना। तो ध्यान रखना, CF का बॉन्ड स्ट्रोंग है, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो आप ये वाली चीज पढ़ते हो वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, अल्कोहल से रिएक्शन लिखी हुई है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने ना पहले प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई HCl की, एनहाइड्रस ZnCl2 विच इज योर लुइस एसिड, और यू कैन से कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है। ऐसे ही मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ली, उसमें भी मैंने लुइस एसिड डाला। लेकिन जब मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया तो उसमें मैंने लुइस एसिड या कैटलिस्ट नहीं डाला, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो गई है। तो बेसिकली इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बता पाएगा क्या? ये मैंने कराई थी ना रिएक्शन, बताना जरा, यही बनेगा क्या? अरे बता दो, यही कुछ बनेगा ना, और बाहर निकल जाएगा वाटर, यस मैम, यस। है ना। तो यही बनेगा। तो आप अगर देख पाओ इन तीनों रिएक्शन को, अगर आप कंपेयर कर पाओ, तो पहली दो रिएक्शन में जो है
आपको लुइस एसिड की नीड हो रही है, लुइस एसिड में डाल रही हूँ जो कि बिहेव करेगा कैटलिस्ट की तरह भी, लेकिन जो थर्ड वाला है आपका टर्शरी अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर रहा है। कोई मुझे इसका रीजन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड कि टर्शरी वाले में ऐसा क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रही है जबकि प्राइमरी वाले में मुझे कैटलिस्ट डालने की जरूरत पड़ रही है। आंचल बताओ। मैम क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि 3 डिग्री बनेगा, जो कि इसका आरडीएस बहुत हाई होता है, स्टेबल होता है मैम, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया सबको? बल्कि है, ठीक है, बात बल्कि है, ठीक है, बल्कि से क्या, बल्कि से कैसे बोल सकते? बल्कि नहीं बोलोगे आशुतोष, आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन का दोगे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म अगर करके दिखाऊं, ध्यान से देखना, ये क्या है, अल्कोहल है और यहाँ पे मैंने HCl डाला है यानी कि H+ देगा। और आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैंने पहले भी करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, बताया ये मैंने। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, लिख लो यहाँ पे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है सब स्टेप फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, और ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और आपको क्या मिलता है स्टेप 2 में बच्चा, कार्बोकेटाइन बनता है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, फिर क्या होता है थर्ड स्टेप में, अगर यहाँ पे वाटर है सोलवेंट तो वाटर ही अटैक कर जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है SN1 जो है पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो है एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे वाटर ही डाल रखा है मैंने, और वो क्या करेगा, अटैक कर जाएगा, और जो है आपको ये मिल जाएगा फाइनल। ठीक है, तो अभी क्यों हुई ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे, इसलिए हुई बच्चा, जब आप यहाँ से वाटर का रिमूवल करोगे ना तो आपको टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, जबकि पहले वाले केस में क्या है, प्राइमरी मिलेगा, सेकेंड वाले केस में क्या मिलेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा। और आपको पता है SN1 रिएक्शन प्राइमरी वाले केस में नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया बच्चा, इसमें क्या डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 डाला। वो क्या बिहेव कर रहा है, लुइस एसिड बिहेव कर रहा है, या आप बोल सकते हो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, लुइस एसिड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है। इवन सेम रिएक्शन ये है, हम अल्कोहल फिनोल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल की रिएक्शन है ना, तो ये हम क्या करेंगे वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और नीट में ये 4 बार क्वेश्चन आया, अब तुम खुद सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टर्शरी वाला रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। हालांकि इसमें तो बहुत ही मतलब जरूरत ही है हमें कैटलिस्ट की, इसमें जो है मतलब कैटलिस्ट डाल देते हैं और कंसंट्रेटेड HCl डाल देते हैं, सो दैट थोड़ा सा रेट फास्ट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बच्चे यहाँ से प्राइमरी और टर्शरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, यहाँ पे ग्रूव्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको स्टार बना के लिखवा रखा है, इसको भूल मत जाना, ये वाला भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, SN1 की या कार्बोकेटाइन की। तो ध्यान रखना, लुइस एसिड एक्सेलरेट करती है रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड ये भी मत भूलना कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबको क्लियर है? बैक स्लाइड ये लो पूजा, क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर ही हो गया होगा आई थिंक, मैंने ये पहले भी करवा रखी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली रिएक्शन मैंने करवा दी थी क्या बेटा आपको, SOCl2 और PCl5 वाली, या नहीं करवाई थी, एक बार मुझे बता दो। नहीं करवाई थी क्या? चलो अभी कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल के साथ PCl5 की अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो या SOCl2 की रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, OH की जगह डायरेक्ट Cl लग जाता है। और ये आपके NCERT की भी रिएक्शंस है, और आपके उसमें तो आती है कॉम्पिटिटिव में। तो ध्यान रखना, अगर आप क्लोरीन का या किसी भी हेलोजन का सोर्स ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, OH को रिप्लेस करके Cl लग जाता है। इसका मैकेनिज्म जस्ट मैं भी करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो, रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, वो चाहे क्लोरीन हो ब्रोमीन हो, तो OH को रिप्लेस करके वहां पे
हेलोजन लग जाता है। ऐसे ही अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन कराते हो NaBr या H2SO4, NaBr और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो OH को हट के क्या लग जाता है, Br लग जाता है, और Na2SO4 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ काम आएंगी, जब आप कन्वर्जन्स करोगे ना, अपने जो NCERT बैक एक्सरसाइज में अगर देखोगे आप, वो बोल रखा है इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो वहां पे छोटी छोटी रिएक्शंस जो है काम आएंगी। ठीक है, इनमें से हमें जो इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, इसका और इसका मैकेनिज्म हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना बेटा इसका मैकेनिज्म। ये क्या है, अल्कोहल है, ध्यान से देखना, ये है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना? यस तो जैसे ही सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेंगे, OH के जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से क्या निकलता है, HCl निकलता है। क्यों, ये ऑक्सीजन अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा और ये वाला ऑक्सीजन अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, इस तरह से। एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, हाँ, ये ऑक्सीजन जो है अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। हाँ बोलो। तो यहाँ से गलती से हो गया। यहाँ से क्या होगा, HCl निकल जाएगा, और आपको जो मिलेगा, बच्चे ध्यान से देखना, ये मिलेगा। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ मैकेनिज्म? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, अभी जो यहाँ पे स्टेप लिख रही हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आया हुआ है। अभी क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, जो ये Cl है ना, ये Cl है जो इस मॉलिक्यूल में, ये अटैक करता है इंटरनली इस एल्काइल ग्रुप पे, और यहां से ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। क्या किया इसने, मॉलिक्यूल के अंदर से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इसको बाहर भगाता है, और यहाँ से SO2 गैस लिबरेट होती है, और जहां से लिविंग ग्रुप गया वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है, पहले सुन लो फिर डाउट पूछना, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है SNI, विच इज योर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे 100% रिटेंशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, 100% यहाँ पे क्या होती है, रिटेंशन होती है। क्यों, क्योंकि जहां से लिविंग ग्रुप गया वहीं पे क्या आ गया, Cl आ गया, और क्योंकि इसने इंटरनली अटैक किया है, रिएक्शन के अंदर से ही अटैक किया है, बाहर से हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाया, इसीलिए ये क्या है, SNI है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 100% इसमें रिटेंशन होती है। क्लियर हो गया सबको? नहीं क्लियर हुआ तो बता दो। मैम Cl ने R को दिए अपने लोन पेयर। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ से जैसे ही साम्या निकलेगा, ग्रुप निकलेगा, तो R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Cl ने अटैक मार दिया। मैम पर Cl तो SO2 से अटैच है ना। तभी तो इसका क्यों, ठीक है मान लिया Cl अटैच है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकल रहा है, साम्या, SO2। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि यहाँ से गैस लिबरेट हो रही है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में से गैस लिबरेट होती है, इट मींस वो उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि क्यों वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ से गैस लिबरेट हो रही है, सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है और यहाँ से गैस बाहर निकल रही है, और ये जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है। मैम समझ मतलब रहे हो? मैम हाँ, क्लोरीन R के साथ, मैम पहले क्लोरीन R के साथ बॉन्ड बना लेगा और मतलब एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद SO2 निकलेगा। ये एक ही साथ होते हैं बच्चे, ये वाली चीज ना एक ही साथ एक ही स्टेप में दिखाना होता है, तभी आप बोल पा रहे हो इसको इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ही अटैक करा, ये निकल गया, देख पा रहे, इंटरनली अटैक हो रहा है। ठीक है, तो हाँ आप बना सकते हो रिंग ये दिखाने के लिए कि बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड बन रहा है इसको, और फिर जो है वहां से SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो ऑर्गेनिक में आप कोई भी रिएक्शन करते हो बच्चे, 90% केसेस में इसके पीछे वैलिड रीजन होता है कि वाई एनी रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, कोई रिएक्शन प्रोसीड क्यों हो रही है, हर किसी का रीजन होता है कि किस रिएक्शन का क्या ड्राइविंग फोर्स है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही है कि यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है।
ठीक है, तभी ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसका नाम है SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मनोज मैंने आई थिंक बता दिया है सारा, ओके मैम। ठीक है, क्लियर हो गया अभी सभी को, ये ध्यान रखना है इसका। लेकिन रिटेंशन मतलब, अरे बताया तो, ये आशुतोष तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जहां से लिविंग ग्रुप गया उसी साइड पे आके जो है आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया, रिटेंशन। अगर बैक साइड से आता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अरे अभी SN2 SN1 नहीं पढ़े क्या? ठीक है जी, बताओ क्लियर है तो, नहीं है तो फिर देखते हैं क्या करना है। यस मैम क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ना एक और रिएक्शन आती है, वो लिख लेना। ये देखो एक बार मैं पेज ले लेती हूँ। अभी तो ये था ना ROH, एक है ये वाली रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म मैं नहीं करवा रही, इंपॉर्टेंट नहीं है और क्या कहते हैं पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को पूछना है बता देना, मैं वो ड्रॉ करके मैकेनिज्म भेज दूंगी तुम्हारे पास। अभी देखो, अभी तक जो हमने किया ना वो क्या था, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन थी। ठीक है, और इसमें क्या है, इंटरनली जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जबकि इसमें क्या ले लिया मैंने, SOCl2 के साथ पिरिडीन ले लिया। और अगर तुम्हें पिरिडीन के बारे में पता हो तो ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है, हालांकि वीक बेस है बट हाँ बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चा, प्रोडक्ट तो यही मिलेगा लेकिन यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने लगा है रिसेंटली नीट के एग्जाम में, कि अगर थायोनिल क्लोराइड आप इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन लेते हैं तो यहाँ पे SN2 होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका नाम होता है डार्जन रिएक्शन है। डार्जन्स रिएक्शन है इसका, लिख लो इसको कहीं पे, लिख लो। फिर मैं एग्जाम में आई थी ये डार्जन रिएक्शन तो मतलब ये वाला तो पूछा गया, बट डार्जन रिएक्शन ना 2004-3 में पूछा गया था एक बार इस रिएक्शन का नेम, इसलिए मैंने यस मैम, मैंने PYQ सॉल्व किया था ना तो उसमें था, है ना, तो इसलिए मैंने फिर बता दिया। आगे चलो, आगे है मैकेनिज्म हमारा इसके साथ PCl5 के साथ हमें देखना है क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा, SN2 मिलेगा या SN1 मिलेगा। तो देखो इसमें भी वही सेम फंडा है, क्या सेम फंडा है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा, जैसे ही फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अटैक करेगा, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। मतलब कुछ Yes. अजीबो गरीब तो नहीं लग रहा ना, लॉजिक है ना इन No, चीजों से। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, पॉजिटिव चार्ज आया, Cl बाहर निकला और 4 Cl अभी भी लगे हुए हैं। एक मिनट रुको, गंदा गंदा नहीं बना सकती ना जल्दी जल्दी में, ये रहा। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ से, अभी क्या होगा यहाँ से, HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, या एक काम करो 1 by 1 आप कर सकते हो, पहले तो चार्ज न्यूट्रलाइज करवा दो, तो यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, एक मिनट रुको, चार्ज न्यूट्रलाइज करवा दिया। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी ना Cl बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप है अच्छा, पहले देख लो क्या हो रहा है, और फोस्फोरस पे आ जाता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखो, उसके बाद क्या होता है बच्चे, ये Cl नेगेटिव बैक साइड से अटैक मारता है और ये जो है निकल जाता है, क्या निकल जाता है, ध्यान सुनो, POCl3 बाहर निकल जाता है और आपको क्या मिल जाता है, RCl मिल जाता है। अभी ये सुनो, ये रिएक्शन ऐसे ही क्यों गई मैम, ये रिएक्शन आपने ऐसा ही क्यों करवाया, तो इसके पीछे इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स ये है कि इसमें जो है फोस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। ये कहीं पे लिख लो कि फोस्फोरस और ऑक्सीजन में बहुत गहरा प्यार होता है, आई मीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। क्यों, क्योंकि हमें यही बनाना था, तभी ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड हुई। ऑर्गेनिक में प्री डिसाइडेड होता है कि ये रिएक्शन ऐसे ही जाएगी, क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पीओ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिल रहा है, POCl3 बाहर निकल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, SN2 टाइप की रिएक्शन हुई, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, बैक साइड अटैक मारा।
ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे PCl5 हो चाहे PCl3 हो, वो सारी की सारी SN2 पाथवे से जाएंगी और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो मैंने 3 चीजें लिखवाई हैं, 3 बातें बताई हैं, इसको कहीं पे लिख लो नोट बनाकर। समझ गए? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों ने ये मैकेनिज्म पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। बोर्ड्स में तो कोई नहीं पूछेगा, इवन मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे। PCl5 में इन्वर्जन होगा? हाँ, PCl5 ले लो, PCl3 ले लो। न्यूट्रलाइज कैसे करवाया, कहाँ बेटा? ये देखो ना, इधर देखो, पूजा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैम न्यूट्रलाइज कैसे करवाया। इसको पूछ रहे हो कि फोस्फोरस पे पॉजिटिव आया, ये पूछ रहे हो बेटा? नो मैम, मैम जी न्यूट्रलाइज। देखो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है पूजा, अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है, जैसे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको नेगेटिव चाहिए न्यूट्रलाइज के लिए, नेगेटिव आ जाता है। मैम वो समझ में आ गया, जैसे आपने अल्काइल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कैसे कर दिया। किसको, कहाँ पे? मैम R सिंगल बॉन्ड O है ना। ये वाला स्टेप? नो मैम, फर्स्ट स्टेप। ये वाला? जी मैम। देखो ना, यहाँ पे ये आया था पूजा, यस मैम। तो Cl नेगेटिव जो बाहर निकला, उसने इस H को ले लिया होगा। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये वाले बच्चे पता है छोटे छोटे ऐसे स्टेप है, हम इसको बार बार दिखाते भी नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक अच्छे लेवल पे सीख जाओगे ना, आपको खुद पता लगेगा। पॉजिटिव चार्ज आया, अरे भाई निकाल दो, ठीक है। बार बार हम ये नहीं सोचते अरे इसने इसको लिया होगा, सिर्फ चार्ज आया न्यूट्रलाइज कराओ। अब आपने क्योंकि पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया, जो आपने फर्स्ट स्टेप में Cl निकाला होगा, उसने ही H के साथ कंबाइन होकर HCl बना लिया होगा, और ये चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो गया होगा, ठीक है। ओके मैम, ओके। और इसमें क्या हुआ, नीचे वाले में क्या हुआ, देखो इधर, जो ये फोस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो O पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें पता है बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये बना, ठीक ओके है। मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। बाकी ना हमारी ये थोड़ी बहुत रिएक्शन रहती है, वो हमें कब करनी पड़ेंगी, बस थोड़ा सा ही रह गया, आधे घंटे का काम रह गया, वो हम सैटरडे को फिनिश कर देंगे सारा, ठीक है। टाइम भी हो गया है ना, 9:50 हो गई है।